देखिए, इस सवाल के जवाब में एक चीज़ हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है कि आपके इस एथियस्ट दोस्त ने जो मोजज़े का कॉन्सेप्ट है उस पे एतराज़ किया है, किसी एक इंडिविजुअल मोजज़े पे नहीं। यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल है इसके नज़दीक वो ठीक नहीं है, इसलिए कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। मोजज़ा होता क्या है? वाला ऐसी अनोमली को कहते हैं कि जो लॉज ऑफ नेचर को वायलेट करने के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रहा हो, जो कुदरत के कवानीन है उससे हट के हो लेकिन फिर भी उसका एक वजूद हो। तो गुजारिश ये है कि आप हम पे एतराज़ ना करें, आप अपने मोजज़ात को देखें। और ये बात आपको शायद थोड़ी सी अजीब लगे कि मैं स्टोन में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं स्टोन में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप अगर किसी एक इंडिविजुअल मोजज़े पे एतराज़ करें तो हम उस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल पे बात करेंगे, पूरे मजमूई तौर पे कॉन्सेप्ट पे, तो फिर हम आपसे ये कहेंगे कि अगर ये गलत है तो फिर ये आपके यहाँ भी गलत है। वैसे क्या गलत है क्या ठीक है उस पर तो हम ज़्यादा बहस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ये गलत है एज ए कॉन्सेप्ट तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकें और इन मौजों को जस्टिफाई करें। एक छोटी सी लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करने लगूँ, वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे ज़िंदगी का वजूद में आ जाना, ये एथियस्ट्स के लिए बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि हम साइंटिफिकली हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप साइंटिफिकली लाइफ के जो एग्जिस्टेंस है आप इसे एक्सप्लेन कर दें। चैलेंज आप कीजिए। यानी कि जो प्राइमोर्डियल अर्थ है उसके सो फार एज वी अंडरस्टैंड कोई ऐसा फिजिकल लॉ नहीं था, कोई ऐसा केमिकल लॉ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा बायोलॉजिकल लॉ नहीं था जिसके नतीजे में ज़िंदगी वजूद में आ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद आई। अगर इन लॉज के को वायलेट करके आई तो उसका मतलब ये है कि ये मौजज़ा ही है। सो यू एक्सप्लेन इट। फिर चलते हैं आपके फर्स्ट रेप्लिकेटिंग सेल की तरफ, और भी बात बायोलॉजी पे नहीं गई, तो बात केमिस्ट्री पे है। ये मैं ज़िमनी तौर पे मैं अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पे जो इवोल्यूशन है इसको समझा जाता है कि ये प्योर बायोलॉजी का मैटर है, लेकिन एक्चुअली बायोलॉजी किक्स इन मच लेटर। असल में तो ये केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसके बाद जाके बायोलॉजी तो बड़े टाइम के बाद आती है। खैर, ये एक ज़िमनी बात थी। जो आपका ख्याल है कि RNA ने बग़ैर किसी प्रोटीन की मदद के ख़ुद को उसने प्रोटीन टाइप शेप्स में फोल्ड करके अपने आप को रेप्लिकेट करने के काबिल बनाया, इससे बड़ा मौजज़ा आप मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आज भी एक सेल के अंदर जब DNA और RNA ख़ुद को कॉपी करते हैं तो उसके लिए कई तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जिनके DNA जब नई इंस्ट्रक्शंस, और मैं आऊँगा डिटेल बेस पे भी हम बात करेंगे, जब वो नई इंस्ट्रक्शंस जनरेट करता है तो DNA से जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है उसके लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। हाउ द हेक डिड इट हैपन कि वो जो आपको पहला सेल चाहिए था या पहले सेल्स में से कोई एक सेल चाहिए था जो बग़ैर किसी प्रोटीन के ख़ुद को रेप्लिकेट करने के काबिल था, ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? लॉज ऑफ नेचर को टोटल डिफाई करके वो एग्जिस्टेंस में आया। इज़न्ट दैट अमेजिंग? हाउ अबाउट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन? इससे बड़ा मौजज़ा चाहिए कोई आपको? मुख्तलिफ कैलकुलेशन के मुताबिक कोई कहते हैं 70, कोई कहते हैं 20, कोई कहते हैं इवन 8 मिलियन तक भी बात आ गई है कि 8 मिलियन ईयर्स के अंदर अंदर नए जानवर जो थे वो ऐसे इवॉल्व हुए कि जैसे पहले कभी हुए ही नहीं। कुछ इवेंट्स और मिलते हैं लेकिन कैम्ब्रियन जैसा नहीं मिलता ना। आप यही कहते हैं ना कि एवोल्यूशन को ऑब्जर्व इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये पेनफुली स्लो प्रोसेस है। कैम्ब्रियन में तो ऐसा नहीं हुआ। जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में तो ये कुछ भी नहीं है। 20 मिलियन भी मान लेना, अगर कुछ भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली नथिंग। मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? अच्छा, ये हैं छोटे मौजज़े। अब इनके बड़े मौजज़े की तरफ अगर आए ना हम, अगर मैं बात कर रहा था प्रोटीन्स और सेल की। प्रोटीन्स नई ज़िंदगी के लिए एब्सोल्यूट एसेंशियल हैं। अब होता क्या है, एक सेल के अंदर, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक पूरा एक जहां आबाद होता है। यानी DNA इंस्ट्रक्शंस जारी करता है और उसके 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी कि उसके जो अल्फ़ाबेट्स लेटर आप कह लें A, T, C और G। इन 4 में से 3 को वो यूज़ करके नए कॉम्बिनेशन बनाता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि नए प्रोटीन्स किस तरह के होने चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन फिर RNA में, mRNA इन पर्टिकुलर जो मैसेंजर RNA है उसमें कॉपी होती है, और वहाँ से फिर जाके उसी सेल के दूसरे हिस्से में पूरी फैक्ट्री है जहाँ से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम की मैं बात कर रहा हूँ। अब वहाँ से नए प्रोटीन्स बनते हैं। अब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए ये ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आपने अगर नए प्रोटीन्स जारी करने हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब हमारे लिए ये मसला क्यों नहीं है? इसलिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, कहते हैं कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बात ख़त्म। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो कुन कहता है फ़यकून, हो जाता है, एंड ऑफ स्टोरी। The moment you put a label of this process being random on it, that is a miracle. जो ही आप इसे रैंडम कहेंगे ये मौजज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब रैंडम होना तो फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस DNA की तरफ से आती हैं ये प्रिसाइज नहीं होनी चाहिए। लेट मी पुट इट दिस वे टू यू। अगर आपने लिखना ना कैट, CAT, आपके पास 3 हरूफ तो होने चाहिए,
ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये 3 हरूफ जो हैं ये इसी प्रिसाइज ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, सी फिर ए फिर टी। टी पहले आ जाए सी बाद में आ जाए तो भरे हरूफ वही रहेंगे, लेकिन लफ्ज़ कैट आप नहीं लिख सकेंगे, राइट। तो इमेजिन करें कि आपके पास सी भी है, ए भी और टी भी है, और आप अब इनको फेंकते हैं इस उम्मीद पे कि ये इसी सीक्वेंस में ही नीचे गिरेंगे, सी ए टी और कैट बन जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू ट्राई दिस टू बी एबल टू गेट दिस सीक्वेंस राइट ऑन द रैंडम बेसिस? प्रोबेबिलिटी क्या है खुदा जाने क्या है। लेकिन अगर आप 150 अमीनो एसिड्स का, ये मैं आपको डॉक्टर डगलस एक्स की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 150 अमीनो एसिड्स का अगर आप एक स्ट्रिंग लेना, अमीनो एसिड्स इनके प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए डीएनए से अगर वो रैंडमली जनरेट हो तो उसके सक्सेस चांसेस क्या हैं? गौर से सुनिएगा, 1 in 10 to the power of 77, यानी कि 10 to the power of 77 का मतलब ये है कि इतना बड़ा है कि इसके लिए जो बड़े जो नंबर्स हो जाते हैं ना उसको फिर इस तरह से हम आसान करके कहते हैं। यानी कि 10 to the power of 77 का मतलब ये है कि आप 1 लिखें डिजिट 1 और उसके बाद आप 77 टाइम्स आगे 0 लिखें, तो इतनी बारियों में से एक प्रोबेबल चांस है कि वो ठीक इंस्ट्रक्शंस आएंगी अगर ये रैंडमली हो। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव कि 1 के आगे 77 0 हो क्या मतलब है? 1 के आगे आप 1 दफ़ा 0 लिखें ना तो 10 बनता है, 2 दफ़ा 0 लिखें तो 100, 3 दफ़ा लिखें 1000, 4 दफ़ा लिखें 10,000, 5 दफ़ा लिखें लाख और 6 दफ़ा लिखें तो 10 लाख। यानी सिर्फ 6 0 लिखने से बात 10 लाख तक चली जाती है। तो जब 77 टाइम्स लिखेंगे तो बात ये खरबों 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 तक चली जाएगी। और आप ये कहते हैं कि ये रैंडम है, ये मौजज़ा है, फिर आप इस मौजज़े को जस्टिफाई करें। डू दैट, ओपन चैलेंज है, सिर्फ मेरा नहीं है, मैं तो डॉक्टर डगलस एक्स का मैंने हवाला दिया, उसके अलावा कितने ही और साइंसदान हैं, डेंटन रिचर्ड और नंबर ऑफ साइंसदान आपको मिल जाएंगे कि जो ओपनली चैलेंज करते हैं। आप इसका जवाब दें, आपके पास नहीं है और आप फिर भी इसको मानते हैं, तो ये मौजज़ा है। और अभी जो मैंने बात की है सिर्फ अर्ली केमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी, ये सिर्फ मैंने उससे बात की है। जब हम एस्ट्रोफिजिक्स पे जाएंगे, कॉस्मोलॉजी पे जाएंगे, नेचर ऑफ यूनिवर्स पे जाएंगे, तो आपके तो मौजज़ात ऐसे हैं कि बंदे का दिमाग फिर जाता है। तो ज़रूर एतराज़ करें मज़हब पे, ज़रूर एतराज़ करें मौजज़ात पे, लेकिन पहले अपने मौजज़ात का आप जवाब दे दें। हाँ, कोई आपका पर्टिकुलर मौजज़ा है तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो सवाल जो था ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल पे था, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिरेकल अगर गलत है तो पहले ये आप देखें। आपके मौजज़े तो छोड़े, मेरे जहन में कई और मिसालें आ रही हैं, लेकिन बात बड़ी लंबी हो जाएगी, पहले काफ़ी लंबी हो गई है। लेट्स स्टॉप इट हियर। लेकिन यू गाइस आर जस्ट अनबिलीवेबल विद योर मिरेकल्स।